आज मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। आज पुलिस विभाग एवं कारागार विशेषकर सभी सदस्यों ने पुलिस विभाग राजस्थान में वर्तमान स्थिति को लेके, पुलिस विभाग में सुधार को लेके अपनी बात रखी। हम हर थाने में जाते हैं तो एक चीज़ लिखी रहती है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। अगर ये शब्द सार्थक हो जाता है तो राजस्थान देश के अंदर एक शानदार कानून व्यवस्था को लेके जाना जाएगा। माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग की ओर से कई ज्ञापनों के माध्यम से हम तक, सरकार तक मांगे पहुंची है कि उनको रेगुलर ड्यूटी कराई जाती है, उनका कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। उनका जो पे ग्रेड है वो 3600 पे ग्रेड को लेके लंबे समय से मांग की जा रही है। तो हम चाहेंगे कि इनका 3600 पे ग्रेड किया जाए, ड्यूटी का समय भी निर्धारित किया जाए, क्योंकि उनका कोई निश्चित समय अवधि नहीं रहती है तो वो मानसिक प्रताड़ित होते हैं। साथ ही महज भत्ता जो 2200 रुपये दिया जा रहा है उसको 3000 किया जाए, और हार्ड ड्यूटी का जो है कि 3 से 4000 रुपये दिए जाएंगे उसको भी बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात अनुसूचित क्षेत्र के कानून व्यवस्था को लेकर रखना चाहूँगा। अनुसूचित क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है और अनुसूचित क्षेत्र की कानून व्यवस्था में कहीं न कहीं थोड़ा अंतर मिलता है। अपराधों के मामले में देखें तो वहाँ के अपराध और इधर के अपराध में काफ़ी अंतर आता है। आज हमारे इलाके में दहेज उत्पीड़न को लेके मुकदमे दर्ज होते हैं और काफ़ी मात्रा में दहेज उत्पीड़न को लेके मुकदमे होते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि आदिवासी समुदाय के अंदर दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आदिवासी समुदाय में उसके कल्चर में ये है कि दूल्हे की तरफ से दुल्हन को कुछ दिया जाता है, दुल्हन की गाँव वालों को दिया जाता है, उसके परिवार वालों को दिया जाता है। दुल्हन की तरफ से आदिवासी समुदाय के अंदर कभी दहेज नहीं मांगा जाता है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है तो दहेज के मुकदमे दर्ज होते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब ये शेड्यूल एरिया जो आइडेंटिफाई हुआ 1935 के अधिनियम में और हमारे देश के संविधान में ये जो शेड्यूल एरिया लिया, तो जो 244 के तहत जो प्रावधान है हमारे वहाँ पर रूढ़िगत ग्राम सभा, जिसमें संविधान में भी 13(3) के तहत इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी छोटे मोटे मामले होते हैं तो रूढ़िगत जो ग्राम सभा है वो मिलके निपटारा करती है। इसको आगे बढ़ाया, एक पैसा कानून के रूप में लाया गया और पैसा कानून को लेके काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई बार कहा जाता है ये लागू है, लेकिन आज तक धरातल पे पैसा कानून इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पैसा कानून जैसी है और रूढ़िगत ग्राम सभा जैसी है, उनको नज़रअंदाज करके शेड्यूल एरिया में कानून व्यवस्था जो लागू की जा रही है, इससे आदिवासी समाज के साथ कहीं न कहीं एक अन्याय की तरह देखा जा रहा है। आज अंग्रेजों और जो संविधान निर्माता के लोग थे, उन्होंने शेड्यूल एरिया के स्थिति को देखा, रीति रिवाज को देखा, उनको भी एक कानूनी रूप दिया। तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि उस इलाके में कानून व्यवस्था डिफरेंस तरीके से, तो इसमें यह भी प्रावधान है कि हमारे जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसको अगर शेड्यूल एरिया में लागू करना है तो उससे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा लोक अधिसूचना जारी करना होता है। लेकिन इसको लेके भी हम कई बार सदन के माध्यम, क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक हमें ये जानकारी नहीं मिली है कि क्या आईपीसी सीआरपीसी शेड्यूल एरिया में लागू होने से पहले लोक अधिसूचना जारी हुई नहीं हुई है। संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आईपीसी सीआरपीएम में अगर कोई इसमें संशोधन करने का हो तो राज्यपाल महोदय टीएससी की बैठक बुला के इसमें करने का अधिकार रखते हैं। तो ये जो हमारा जो दहेज उत्पीड़न वाला जो मामला है, साथ ही ये पोस्को वाला जो कानून है, अब कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वहाँ पर पोस्को में इतने मामले दर्ज होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, और इसी का परिणाम हम जेलों के अंदर देखते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन लगा के जानकारी मांगी कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो हमारे पूरे उदयपुर संभाग में 19 जेलें हैं, इसमें जो केंद्रीय कारागृह जो उदयपुर है उसमें क्षमता है 910 की और कैदी भरे हुए हैं 1265, और डूंगरपुर में हमारे 71 की क्षमता है कारागृह जेल के अंदर और कैदी भरे हुए हैं
206 एक गंभीर विषय कि जिस कमरे के अंदर 71 लोगों की रहने की व्यवस्था है और वहां पर 206 लोग भरे हुए हैं, ये एक हमारे लिए गंभीर बात है। वो अपराध करके गए हैं, लेकिन उनको भी मानव जीवन और मानवाधिकार आयोग के जो हैं उसको कहीं न कहीं प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये पूरे उदयपुर संभाग की जेलों में स्थिति बनी हुई है। साथ ही मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट में प्रावधान है कि 2 साल की सजा तक वाले जो मामले हैं उसको पुलिस सीधा मुकदमा दर्ज नहीं करे, पेशा एक्ट की ग्राम सभा को भेजे, पेशा एक्ट की ग्राम सभा इसमें विचार विमर्श करे। वो उसको अधिकार है कि वो इन मामलों को सुलटारा करके थाने में दे सकती है पेशा एक्ट कि ये हमारा सुलटारा हो चुका है। लेकिन वहां पर जो कार्यरत जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, न तो पेशा एक्ट की जानकारी है, न शेड्यूल एरिया की जानकारी है, न रूढ़िगत जो ग्राम सभा है 13(3) का उसकी जानकारी है। साथ ही माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे जिले में मौखिक आदेश से लगाने का जो प्रावधान कर रखा है, ये समझ में नहीं आता। एक एक थाने, एक एक चौकी में वो आदमी 3 साल तक लगाए, इसके बाद कहीं और लगाए, फिर वापस इसको मौखिक आदेश से 7-7, 8-8 साल तक कई ऐसी बॉर्डर वाली चौकियां हैं, वहां पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल 7-7, 8-8 साल से मौखिक आदेश से इधर इधर से रिकॉर्ड लिख हमको 2 साल दिखाते हैं, लेकिन मौखिक आदेश से वो लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये जो चालान वाली जो व्यवस्था है हमारे जिले के अंदर, हम चाहते हैं दुर्घटना नहीं हो, लोग हेलमेट पहने, लोग लाइसेंस रखे, लोग सीट बेल्ट बांधे, लेकिन कई ये जो छोटे छोटे गांवों में जो नाकाबंदी की जाती है और जो गरीब लोग जो सुबह मजदूरी के लिए जाता है, शाम को 200-300 रुपये कमा के आता है, उससे जो बैंकर तरीके से जो वसूली की जाए उस पर रोक लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में जो पुलिस भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था, हमारे जो पुलिस भर्तियां निकलती है तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। फिलहाल में 2013 की जो अधिसूचना है, संशोधित अधिसूचना 2016 की जो अधिसूचना है, इसके आधार पर शेड्यूल एरिया में पुलिस भर्ती होती है और वहां के स्थानीय जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली ये 2017, 2018, 2019 की जो भर्ती आई, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत ना के बराबर पद आए। हमारे उस अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 50% जो सीटें हैं वो सामान्य के लिए, मतलब सामान्य, इसमें किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन दुर्दशा ऐसी है कि कोई एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल मेरिट टॉप करता है, लेकिन वो उसने रनिंग में या इसके हाइट में, इसके चेस्ट में उसने थोड़ी सी भी छूट ले ली तो उसको सीधा न तो जनरल में लिया जाता है, न एसटी में लिया जाता है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी का कोई आदमी ओपन मेरिट में, मतलब सामान्य मेरिट में नहीं जाए। अगर वो वहां नहीं लेते तो कम से कम उसको एसटी की मेरिट में तो लेना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या प्रावधान बना रखा है कि पिछली कई भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी के लड़के जो ओपन मेरिट में गए उनको सीधा बाहर कर दिया गया है। जैसे कि छूट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस आधार पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया कि कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति छूट लेता है तो उसको उसके रिजर्व कैटेगरी में डाला जाए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो दौड़ है, दौड़ने वाले एसटी का है, उसको 30 मिनट के अंदर पूरी करनी है, ओपन कैटेगरी का मतलब जनरल का व्यक्ति है उसको 25 मिनट में पूरी करनी है। तो जो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो 29 मिनट के अंदर भी, वो मतलब 26 मिनट के अंदर भी 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करता है, उसको हम अंक तो पूरे 330 दे रहे हैं, लेकिन उसको हम मानते हुए उसको बाहर कर दें हैं। वो कई वहां के स्थानीय जो 15 से 20% जनरल वर्ग के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इससे पूरे इलाके में अशांति फैली हुई है और युवाओं के अंदर एक भयंकर आक्रोश है। इस अशुद्धि का शुद्धिकरण किया जाए। कई बार हम कह चुके हैं कि 2013 की जो अधिसूचना है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, वो एक काला कानून की तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति अगर ओपन कैटेगरी में बाई चांस चला भी गया है, लेकिन उसकी पदों की गणना होती है तो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति की पद की गणना उसी कैटेगरी में की जाती है, उसके कास्ट की कैटेगरी में की जाती है। अगर वो ओपन कैटेगरी में गया है तो उसकी पद की गणना भी ओपन कैटेगरी में की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो हमारे पदों की गणना होती है तो ओबीसी की पदों की गणना होती है,
कि ओबीसी के इतने लोग लगे, लेकिन जब भर्ती होती है तो ओबीसी के लिए कहीं प्रावधान नहीं है, उनके लिए अलग से कई सीटें नहीं है, लेकिन पदों की गणना होती है तो उनको किया जाए, या तो उनको ओपन में किया जाए, या अगर ओबीसी के अलग से है तो ओबीसी के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 16/7/2018 को एक पत्र निकाला। इसमें यह कहा गया कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र का कार्मिक अगर अनुसूचित क्षेत्र में लगा हुआ है तो उससे विकल्प मांगा गया कि आप कहां रहना चाहते हैं। तो कई लोगों ने विकल्प भरा कि हम अपने क्षेत्र में मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कई लोगों ने विकल्प में भरा, इसके बावजूद भी उनको यहां नहीं ली गया, और वहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र की जो सीटें हैं उन सीटों पर उसको पदोन्नति दी गई। माननीय सभापति महोदय, एक पदोन्नति की बात आती है तो पदोन्नति में एक बैंकर जो इस भर्ती बोर्ड जो वहां पर पदोन्नति की बात हो, भर्ती की बात हो, काफी भ्रमचाल फैला हुआ है। इस पे व्यवस्थित इसकी जांच करा के संविधान के अकॉर्डिंग 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कई ऐसे मामले हुए, हमारे पूर्व कई सदस्यों ने भी इसके बारे में बताया, और कुछ भी छोटा सा भी मामला होता है वहां पर आदिवासी का नाम आता है, उसको नक्सली शब्द दे दिया जाता है। हमारे लोगों को यह भी नहीं पता ये नक्सली शब्द क्या चीज है, और ऐसा धब्बा लगा दिया जाता है। एक 1167 जो पद है उस पदों को लेके संवैधानिक तरीके से बच्चे आंदोलन कर रहे थे, और वो प्रकरण हुआ काकरी डूंगरी प्रकरण। सब पूरे राजस्थान को इसके बारे में अवगत है। मैं भी एक विधायक होने के नाते मेरा भी फर्ज था इन युवाओं का समर्थन देना। उनकी वाजिब मांग थी तो वाजिब मांग को मनवाना सरकार से ये हमारा दायित्व था, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ये मामला उलझा दिया गया और कुछ ऐसे लोगों को इसमें डाल दिया गया और मामला उलझ गया। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती, मैंने जो देखा राजस्थान के इतिहास के अंदर ऐसा पहला घटनाक्रम होगा जिसमें इतने प्रकरण दर्ज हुए, 63 प्रकरण टोटल दर्ज हुए। अब तक 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। अब वहां पर विपक्ष की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा गया। उस डेलीगेशन का यह था कि वहां पर रिसर्च करे कि घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने भी राजनीति करने का एक षड्यंत्र रचा। हर बार समझ में नहीं आता, वहां पर एसटी का कोई भी मामला होता है तो जो एसटी का अधिकारी है उसको आगे किया जाता है और उस पे नक्सलाइट का भी आरोप लगा दिया जाता है। वहां पर स्थिति यह बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो समय उसमें बोलने का अवसर प्रदान करें, 1 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड करूंगा। हमारे ये जो सिरोही में बिल का जो घटनाक्रम हुआ, उस व्यक्ति को आज तक न्याय नहीं मिला है। इस सरकार में अगर एसटी एससी को न्याय नहीं मिलता है तो एसटी एससी के लोग कहां पर न्याय मांगेंगे। हम ये चाहते हैं नियम के अनुरूप जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सीएम साहब के जो सलाहकार हैं उनका भी कहीं न कहीं रोल है। हम नहीं चाहते कौन है कौन नहीं है, लेकिन वास्तविक आज भी वो परिवार धरना दे रहा है छोटे छोटे बच्चे को लेके। सभापति महोदय, आज 2 अप्रैल को जो एट्रोसिटी मुकदमा हुआ था, इसमें आज तक जो